एक ऐसा धर्मगुरु जिसने खाने में वायरस मिलाकर अनेकों लोगों की जान लेने की कोशिश की, पकड़े जाने के ऊपर 21 देशों ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, हिंदू धर्मगुरु और उनके काले कारनामों के बारे में तो कोई नहीं जानता। एक ऐसा ही धर्मगुरु जिसका नाम आज प्रसिद्ध है ओशो के नाम से। दरअसल बता दें कि उनके काले कारनामों के चिट्ठे काफ़ी बड़े हैं। आजकल बाजार में इनके लिखी हुई किताबें और उनकी कहानियाँ काफ़ी चर्चे में रहती हैं। इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को लोग सिर मत्थे रखते हैं और इनको अपना गुरु भी मानते हैं। कई लोग इनको अपना भगवान भी मानते हैं। एक ऐसा भी समय था जब आचार्य रजनीश, जिसका नाम ओशो है, वह काफ़ी प्रसिद्ध थे और उनको भगवान मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। फिर अचानक कैसा और क्या हुआ कि उनके सारे चिट्ठे काले कारनामे सरकार के और दुनिया के सामने आ गई। दरअसल घटना की शुरुआत हो जाती है जब एक चंद्रमोहन जैन नाम का आदमी, जिसका जन्म 11 दिसंबर 1931 को होता है, इनका जन्म कुचवाड़ा भोपाल में होता है। उस समय हमारा देश ब्रिटिश राज्य हुआ करता था। इन्होंने अपना नाम बदलकर आचार्य रजनीश रख लिया। बाद में इनका नाम ओशो भी रखा गया। ओशो की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि भीड़ काबू में नहीं आती थी। अनेकों दूसरे देशों से लोग आकर वहाँ पर लीन हो जाते थे। अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धर्म, अपना सारा मोह माया को छोड़कर वह ओशो के साथ रहना शुरू कर देते थे। इसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के भी काफ़ी नाम शामिल है। बता दें कि आचार्य रजनीश ने अपनी पढ़ाई फ़िलोसफी से की। फ़िलोसफी से मास्टर करने के बाद वह एक टीचर बन गए और 9 साल तक लगातार उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर में पढ़ाया। 9 साल तक जब वह लगातार पढ़ाते थे तो अपने स्टूडेंट और अपने आसपास रहने वाले लोगों को अपना ज्ञान बांटा करते थे। हर किसी को एक डिसिप्लिन की कहानी सुनाया करते थे और एक सफल जीवन जीने का तरीके के बारे में बताया करते थे। इस बात को लेकर स्टूडेंट्स के मन में भी काफ़ी अभावना पैदा होती थी और उनके पीछे लोग पागल हो जाते थे, जिसके चलते उन्होंने अब समझ लिया था कि वह एक धर्मगुरु बनना चाहते हैं। इसीलिए 1966 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने स्पिरिचुअल मास्टर यानी धर्मगुरु का पेशा शुरू कर दिया और जबलपुर को छोड़कर वह मुंबई आ गई। मुंबई में आने के बाद उन्होंने अपना एक खुद का आश्रम स्थापन किया, जो कि काफ़ी छोटा था। लोग उनके पास आते थे और उनके भाषणों को सुना करते थे। लोग उनकी बातों में इतने पागल हो जाते थे, खुद को इतना घोल लेते थे कि अपना सारा कारोबार छोड़कर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ओशो का साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यह बढ़ता देखकर उन्होंने अपना पुणे में एक आश्रम खोला। 1970 में वह मुंबई से पुणे आ जाते हैं और पुणे में आने के बाद अपना एक 6 हेक्टेयर में आश्रम बनाते हैं, जो काफ़ी बड़ा था, जहां पर देश विदेशों से लोग आते थे। आचार्य रजनीश की बातें इतनी प्रभावी थी कि जो कोई भी उनके पास आता वह उन्हीं के साथ रहना चाहता था। अपना सारा कारोबार, घर, पति पत्नी, अपने बच्चे छोड़कर वह सिर्फ उन्हीं के साथ रहना चाहते थे। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड स्टार सभी लोग शामिल थे, जो उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तभी आती है सबसे विवादित चीज़। दरअसल बता दें कि आचार्य रजनीश ने फिलोसफी से पढ़ाई की थी। वह अपने ज्ञान को दुनिया भर में बांटना चाहते थे, जिसके चलते वह पुस्तकें लिखते थे और उनको पब्लिश भी करवाया करते थे। उनकी ऐसी ही एक पुस्तक आती है जिसका नाम काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है और वह पुस्तक भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल होती है। दरअसल बता दें कि पुस्तक का नाम था संभोग से समाधि की ओर। इसमें बताया गया था कि कोई भी इंसान अपने जीवन की तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। दरअसल यह भी बातें निकल कर सामने आती हैं कि ओशो के आश्रम के अंदर सभी लोग एक दूसरे के साथ संभोग किया करते थे। वह ना पति पत्नी होते थे और ना ही उनका आपस में कोई संबंध हुआ करता था। वहाँ पर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर का पाठ पढ़ाया जाता था, जो कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दरअसल बता दें कि उनकी पुस्तक संभोग से समाधि की ओर का सार भी कुछ ऐसा ही था, जिसके बाद से ही वह काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। लोग उनको नापसंद करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही उनकी आश्रम के ऊपर कुछ हिंदू लोग आकर हमला कर देते हैं, जिसके चलते आचार्य रजनीश एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, जिनकी बर्बादी की कहानी वहीं से शुरू हो जाती है।
दरअसल बता दें कि आचार्य रजनीश ने अब इंडिया छोड़कर भागने का फैसला बना लिया था। उन्होंने इंडिया को छोड़कर यूएसए में शिफ्ट होने का प्लान बनाया और जल्द ही अपने सारे अनुयायियों को लेकर ओरोगेंज नाम के एक शहर के अंदर वह स्थापित हो जाते हैं। दरअसल बता दें कि ओशो ने एक बंजर जमीन को वहां पर खरीदा और वहीं पर अपने अनुयायियों को रहने के लिए एक आश्रम बना लिया। दरअसल बता दें कि वह एक ऐसी जमीन थी जहां पर बंजर ना कोई खेती होती थी और ना आसपास कोई लोग रहते थे। ओशो ने बहुत सोच समझकर वह जमीन ली। वह समझ चुके थे कि एक यही ऐसी जगह है जहां पर वह अपना अलग से पूरा आश्रम बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में ओशो के जितने भी अनुयायी थे उन्होंने मिलकर एक बंजर जमीन को बहुत ही खूबसूरत शहर बना दिया था, जहां पर एयरपोर्ट, हवाई जहाज उतरने की और चढ़ने की हर तरह की सारी फैसिलिटी थी। दरअसल बता दें कि जितने भी ओशो के अनुयायी थे सभी काफ़ी पढ़े लिखे, जिसके चलते ओशो ने जल्द ही अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया था और पूरे साम्राज्य का उसने नाम रखा रजनीशपुरम। वहाँ पर अनेकों देशों से लोग आने लगे और वहाँ पर रहने लगे। वह दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा था, लेकिन यह बात भी वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को काफ़ी खटक रही थी, क्योंकि कम समय के अंदर ही वह काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके थे। यह बात आसपास के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते रजनीश का और आसपास के लोगों का झगड़ा रहना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी एक अचानक कांड होता है जो कि 1985 के अंदर काफ़ी सारे लोगों को कंटामिनेशन ऑफ फूड खिलाया जाता है। दरअसल बता दें कि आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे थे सब के अंदर खाने में एक कंटामिनेशन मिलाया जाता है। वायरस के कंटामिनेशन के चलते काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं। जब इस बात की जाँच होती है तो पाया जाता है कि सभी के अंदर कुछ न कुछ मिलाया गया है, जिसके बाद ओशो का नाम इसके पीछे निकलकर सामने आता है। दरअसल बता दें कि ओशो की एक सेक्रेटरी थी जिसका नाम माँ आनंदशीला बताया जा रहा है। उनका इसके कंटामिनेशन के अंदर काफ़ी बड़ा हाथ बताया जाता है। जैसे ही इस बात की जांच होती है तो ओशो के अलावा जो उनकी सेक्रेटरी थी माँ आनंदशीला, वह इस बात की आरोपी पाई जाती है और यूएसए में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल बता दें कि आनंदशीला को 20 साल की सज़ा हो जाती है और ओशो अब सोच लेते हैं कि अब वह वापस से इंडिया चले जाएंगे, या फिर दूसरी तरफ से बता दें कि अब यूएसए ने भी उनको देश से निकालने का फैसला सुना दिया था, जिसके चलते वह वापस से पुणे में बने अपने आश्रम के अंदर वापस आ जाते हैं। आने के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लग जाती है और बता दें कि वहीं पर थोड़े टाइम के बाद उनकी मौत हो जाती है। ओशो की मौत 19 जनवरी 1990 को होती है, जब वह सिर्फ 58 साल के थे। उनकी मौत पुणे के अंदर होती है। दरअसल बता दें कि उनकी मौत के पीछे भी काफ़ी सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। बता दें कि उनके पास 93 रोल्स रॉयल थी, जिनके चलते लोग उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के चलते ही ओशो की हत्या की गई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका ने ही उनको थेलियम नाम का जहर दिया था, जो कि स्लो पॉइजन की तरह काम करता था और वह जल्द ही बीमार पड़ गए थे। अमेरिका से आने के बाद जल्द ही उनकी मौत हो जाती है। अभी तक उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल बता दें कि उनके शरीर को भी बहुत कम लोगों को दिखाया गया, जिसके बाद उनके अनुयायियों का कहना था कि ओशो की आखिरी इच्छा थी कि उसके शरीर को 10 मिनट से ज़्यादा तक ना रखा जाए, जल्द ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उनके अंतिम संस्कार के साथ ही ओशो चले जाते हैं, लेकिन उनकी लिखी हुई पुस्तकें और उनका दिया हुआ ज्ञान आज भी कुछ लोगों को सफल बनाता है। लोग आज भी उनकी पुस्तकें पढ़ती हैं और उनके डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। लोगों का कहना है कि ओशो उनके लिए भगवान है, या फिर कुछ लोग ओशो को अपना धर्मगुरु आज भी मानते हैं।